हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल साइंस क्लासेस बाय मुंजाल सर। तो स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने रिफ्लेक्शन कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं लाइट के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई नीड योर सपोर्ट कि वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? दैट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस obliquely from one medium to another is called refraction of light। तो स्टूडेंट्स, इसको हम कैसे समझेंगे? तो अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा था रिफ्लेक्शन के अंदर? ये मैंने यहाँ पे मिरर का डायग्राम बनाया हुआ है, और आप लोग क्या देखते हैं कि एक इंसिडेंट रे जो है यहाँ पे आके फॉल करेगी। ठीक है, अब ये फॉल करने के बाद जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वहीं से ये बाउंसिंग बैक होके वापस जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में वापस चलेगी, बाउंसिंग बैक होके, यानी कि अगर ये एयर से आई थी तो वापस एयर के अंदर चलेगी। तो ये था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन अब क्या होगा? देखो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की हुई है। ये लाइन ड्रॉ क्या, ये एक बाउंड्री है दो मीडियम की। तो देखो मैंने यहाँ पे मीडियम 1 मीडियम 2 दो लिखे हुए हैं। लाइट रे जो है इसने इंसिडेंट किया इस बाउंड्री के ऊपर। अब ये बाउंड्री क्या है? सेकंड मीडियम की स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा इस लाइन के साथ? तो बेटा देखो, इस लाइट रे को आगे इस तरह से स्ट्रेट जाना चाहिए था, क्योंकि हमने पढ़ा है कि लाइट रे जो है वो स्ट्रेट लाइन प्रोपागेशन कर रही है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मीडियम चेंज होता है, जैसे ही मीडियम चेंज होगा, पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, तो इसकी बेंडिंग हो जाएगी। ये बेंडिंग जो है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर से, नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल की तरफ भी हो सकती है और नॉर्मल से दूर भी हो सकती है। तो ये बेंडिंग जो है दो तरीके से हो सकती है, टुवार्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जिसकी हम आगे बात करेंगे। लेकिन ये बेंडिंग हो रही है, तो बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन पासेस थ्रू वन मीडियम टू अनदर, तो जैसे ही मीडियम चेंज होता है तो लाइट अपना रास्ता जो है वो चेंज कर लेती है, लाइट रे अपने रास्ते से मुड़ जाती है। तो इसी लाइट के मुड़ने को ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनके एग्जाम्पल्स की। तो स्टूडेंट्स, बेंडिंग ऑफ पेंसिल और स्टिक इन वाटर, तो ये आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि अगर एक पेंसिल या स्टिक का कुछ पार्ट पानी के अंदर है और बाकी जो बाहर है, तो आपको जो पानी वाला हिस्सा है उसका पेंसिल का, वो आपको मुड़ा हुआ नजर आता है। ऐसा क्यों होता है? ये रिफ्रैक्शन के कारण ही होता है। देखो, जो बाहर वाला पार्ट है वहां से लाइट हमें सीधा आ रही है, यानी कि एयर से एयर के अंदर ही हमारी आंखों तक पहुंच रही है। लेकिन जो उसका पार्ट, पेंसिल का जो पार्ट पानी के अंदर है, तो वहां से लाइट रे वाटर को पास करती हुई एयर में आती है। तो जैसे ही वाटर से एयर मीडियम चेंज होता है तो बेंडिंग ऑफ लाइट हो जाती है। तो बेंडिंग ऑफ लाइट होते ही वो हमें मुड़ी हुई नजर आती है, यहाँ वहां से हमें लगता है कि वो पोजीशन कोई और है उसकी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद है अपैरेंट रेज्ड पोजीशन ऑफ कॉइन प्लेस्ड इन वाटर। ये आप लोग घर पे करके देख सकते हैं। कैसे? कि आप एक शैलो डीप का जो है आप कोई बाउल ले सकते हैं, कोई बकेट ले सकते हैं, उसके अंदर पानी भरें, उसके अंदर एक कॉइन को प्लेस कर दें, तो आप देखोगे कि वो जो कॉइन आपको थोड़ा उठा हुआ नजर आएगा। ऐसा क्यों होता है? ये भी रिफ्रैक्शन के कारण होता है। ठीक है, उसके बाद देखो, बिग साइज ऑफ लेमन्स केप्ट इन वाटर ऑफ ग्लास टम्बलर। तो स्टूडेंट्स, आप लोग जैसे जूस वाली दुकान के ऊपर जाते हैं तो आप देखते हैं वहाँ पे ना बाहर ग्लास के अंदर जो है लेमन रखे होते हैं पानी के अंदर भर के, तो आप साइड में देखते हो तो लेमन का साइज बड़ा बड़ा नजर आता है। तो इसका कारण भी रिफ्रैक्शन है। यानी मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ जहाँ पर वो रिफ्रैक्शन का फिनोमिना आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद है थिक ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड ओवर प्रिंटेड मैटर। तो आपके सामने कोई भी प्रिंटेड मैटर है, कोई न्यूज़पेपर पड़ा हुआ है, तो आपके पास अगर ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब मोटे वाली, उसको ऊपर रखेंगे ना, तो ऊपर से आप देखोगे तो क्या दिखाई देगा? जो आपके प्रिंटिंग वाला मटेरियल है, जो लेटर्स लिखे हुए हैं या वर्ड लिखे हुए हैं, वो आपको बिग साइज के दिखाई देंगे। तो इसका कारण भी रिफ्रैक्शन होता है। फिर है अपैरेंट रेज्ड पोजीशन ऑफ फ्लोर ऑफ स्विमिंग पूल। तो आप स्विमिंग पूल में जाते हैं जहाँ पे आपको उसका जो फ्लोर है वो क्लियर दिखाई दे रहा होता है, लेकिन ये ऐसा लगता है कि कम डीप है, लेकिन रियल में वो डीप ज़्यादा होता है। इसका रीज़न क्या है कि फ्लोर का जो है वो अपैरेंट रेज्ड पोजीशन होती है, रियल में नहीं होता, वो अपैरेंट, यानी कि लगता है कि हमें उठा हुआ है।
तो ये रीज़न भी क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण है। अब स्टूडेंट जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कैमरा की बात करें, माइक्रोस्कोप की बात करें, टेलीस्कोप की बात करें, तो ये सारे के सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फिनोमिनन के ऊपर काम करते हैं। तो इन सब में क्या होता है, लेंसेज होते हैं। यानी कि पहले हमने रिफ्लेक्शन के अंदर मिरर को पढ़ा था और रिफ्रैक्शन के अंदर हम लेंसेज को पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की, तो स्टूडेंट्स ये तो हमें समझ में आ गया कि बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो ये रिफ्रैक्शन हो जाता है। लेकिन मीडियम चेंज होने पे ऐसा क्या होता है कि जो स्ट्रेट लाइन चल रही थी लाइट रे की, वो अपना रास्ता बदल लेती है। ऐसा क्या होता है? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो कोज है एक्चुअली क्या है, द स्पीड ऑफ लाइट, ये जो है चेंज हो जाती है मीडियम चेंज होने पे। इसको हम ऐसा समझेंगे कि हर एक मीडियम की अपनी ऑप्टिकल डेंसिटी होती है। जिस तरह से डेंसिटी को आपने पिछली क्लास में पढ़ा है, D इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो इसी तरह से ये ऑप्टिकल डेंसिटी होती है हर एक मीडियम की, कि वो मीडियम अपने में से लाइट रे को आसानी से पास होने देता है या उसको ज़्यादा रोकता है। तो ये उसकी होती है ऑप्टिकल डेंसिटी। तो जैसे ही मीडियम चेंज होता है, तो मीडियम चेंज होते ही लाइट रे की जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है। लाइट रे की स्पीड चेंज होते ही वो अपना रास्ता भटक जाती है या वो मीडियम उस रास्ते को चेंज कर देता है। ठीक है ना, मेन कोज जो है वो स्पीड ऑफ लाइट का चेंज होना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो ये आपको पता होगा, नहीं तो देख लो आप, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होती है वैक्यूम के अंदर। तो अगर एयर की कोई बात करें तो भी आपने इतना ही मान लेना है, क्योंकि थोड़ा सा फर्क आता है एयर के अंदर। ठीक है, बाकी हम यहाँ पे वैक्यूम और एयर को एक ही मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो वाटर के अंदर जो है स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 2.25 × 10⁸, यानी कि थोड़ी सी जो है कम हो गई, 3 से, बाकी पावर सेम ही है, 3 से 2.25। उसके बाद हम ग्लास में बात करेंगे, तो ग्लास के अंदर स्पीड की लाइट जो है, स्पीड ऑफ लाइट जो है 2 × 10⁻, और ज़्यादा कम हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा है कि एयर के अंदर जो है स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा है, वाटर में उससे कम, और उससे कम जो है ग्लास में। तो अभी जो मैं बात कर रहा था ऑप्टिकल डेंसिटी की, तो ऑप्टिकल डेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो एयर, वाटर और ग्लास, यानी कि जिसके अंदर जो है स्पीड सबसे कम है, लाइट की स्पीड सबसे कम है, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, यानी कि वो अपने में से लाइट को पास होने नहीं दे रहा। तो हम यहाँ बोलेंगे कि ऑप्टिकल डेंसिटी ग्लास की सबसे ज़्यादा, उससे कम वाटर की, और सबसे कम जो है वो एयर की होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखो यहाँ पे क्लियर है कि ये वाली लाइन जो है ये इंटरफेस है टू मीडियम्स का, लाइट रे ने यहाँ पर फॉल किया। अब देखो ये वाली लाइन जो है यहाँ पर जो है मीडियम चेंज हो रहा है, तो जो स्पीड चल रही थी इसकी, मान लो ये मीडियम 1 जो है एयर है, ये दूसरा वाटर है, तो यहाँ पर वाटर में एंटर करते ही इसकी स्पीड ऑफ लाइट जो है वो चेंज हो गई। चेंज होते ही इसने अपना रास्ता बदल लिया। तो यहाँ पे बेंडिंग ऑफ लाइट जो है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को क्लियर कर रही है। स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब को हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो आपको ये ग्लास स्लैब दिखाई दे रही है, तो बेटा देखो ABCD यानी कि B और D तक ये ग्लास स्लैब है, तो ये मीडियम ग्लास का है, और इस ग्लास स्लैब के ऊपर एयर है और नीचे भी एयर है। एयर को हम क्या बोल रहे हैं, रेरर मीडियम, यानी कि इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो कम होती है, और ग्लास की जो है ऑप्टिकल डेंसिटी इसके कंपैरिजन ज़्यादा है, तो इसको हम डेंसर मीडियम बोल रहे हैं। तो नीचे फिर वापस रेरर मीडियम। तो अब एक लाइट रे को हम फॉल कर रहे हैं इस प्लेस के ऊपर, AB के ऊपर हमने फॉल कर दिया लाइट रे को। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम क्या ड्रॉ करते हैं, एक हम नॉर्मल को ड्रॉ करते हैं, ये नॉर्मल को ड्रॉ कर दिया। अब देखो स्टूडेंट्स, ये एयर और ये ग्लास, यानी कि लाइट रे जो है जिसको हम इंसिडेंट रे बोल रहे हैं, इंसिडेंट रे यहाँ तक पहुँच गई। ये इंटरफेस ऑफ टू मीडियम्स हैं, तो यहाँ पर मीडियम चेंज होगा, मीडियम चेंज होगा तो बेंडिंग ऑफ लाइट होगा, ये हमने पढ़ लिया। अब ये बेंडिंग ऑफ लाइट किधर होगा, इसको ध्यान देना है। तो स्टूडेंट्स, व्हेन अ लाइट रे पासिस थ्रू रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट विल बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये आपने अच्छा कॉन्सेप्ट और याद रखना है कि जब रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट रे पास होगी तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल जो है वो बैंड हो जाएगी। तो देखो एक्चुअली इसको जाना किधर चाहिए था, इसको जो है सीधा इस लाइन में, ये इसका प्रोपगेशन था। अब इसने क्या किया, बैंडिंग जो होगी वो टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी, यानी इस लाइन ने इधर जो है मूव कर दिया, बैंड इधर हो गया टुवर्ड्स द। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो
लाइट रे दिखाई दे रही है, पहले ये इंसिडेंट रे, अब इसका नाम जो हम चेंज कर देंगे क्या बोलेंगे, अब रिफ्रैक्टेड रे। ये कौन सी रे बन गई, रिफ्रैक्टेड रे। अब आपने रिफ्लेक्शन नहीं बोलना, रिफ्रैक्टेड रे बन गई, ठीक है। अब देखो ये CD पे फॉल कर रही है, तो ये वाला जो इंटरफेस, अब देखो फिर मीडियम चेंज हो रहा है, यहां तक ग्लास मीडियम था, इसके आगे एयर का मीडियम स्टार्ट हो रहा है। तो देखो यहां पे हम फिर वापस वही एक नॉर्मल को ड्रॉ कर दिया। अब देखो मीडियम चेंज होते ही फिर बेंडिंग होगी, अब बेंडिंग थोड़ी अलग से होगी। कैसे, अभी जो है लाइट पास हो रही है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में। When light will pass from denser medium to rarer medium, it will bend away from the normal। तो यहाँ पे फिर वो इससे दूर चली जाएगी, अब बेंडिंग इससे दूर हो गई, इस तरफ हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कॉन्सेप्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है और याद रखना है कि जब रेयर से डेंसर में जा रहे हैं तो मूवमेंट या बेंडिंग किधर हो रही है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर डेंसर से रेयर में जा रहे हैं तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इस वाली रे को, जो 3rd नंबर वाली रे, इसको बोलेंगे एमरजेंट रे। कौन सी रे, एमरजेंट रे। तो ये नाम भी याद रखना है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पे जो एंगल बनता है ये आप लोग सीख चुके हैं, एंगल I से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहां वाला जो एंगल है इसको हम यहां पे मैं लिख देता हूं एंगल R। अब ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ना, रिफ्रैक्शन हो रहा है यहां पे, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब आपने बताना है कि इस केस में जब रेयर से डेंसर में जा रही है लाइट रे, तो एंगल I और एंगल R, इन दोनों में से बड़ा एंगल कौन सा होगा। तो स्टूडेंट देखो, ये लाइट रे जो है ये बैंड हो रही है, इसका रिफ्रैक्शन हो रहा है, टुवर्ड्स द नॉर्मल हो रहा है, तो ये वाला एंगल जो है I से कम हो जाएगा, तो हम बोल देंगे एंगल I विल बी ग्रेटर देन एंगल R, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे केस देखो, अब डेंसर से जब रेयर मीडियम में जा रही है तो देखो बेटा ये एंगल जो है इसके लिए, इस फेस के लिए एंगल I, यानी ये इंसिडेंट रे होगी इसके लिए, इस फेस के लिए C और D के लिए, तो इसको हम एंगल I से। लेकिन जो ये वाला एंगल है जिसको हम एमरजेंट रे के साथ बना रहे हैं, तो इसको एंगल E लिख देते होते हैं, ठीक है ना, एंगल ऑफ एमरजेंस। तो अब आपने बताना है एंगल I और एंगल E, इनमें से कौन सा ग्रेटर होगा। तो स्टूडेंट देखो इसमें क्या हो रहा है, जो बेंडिंग हो रही है अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो रही है, तो ये अवे होते ही ये क्या होगा, साइज जो है इसका जो है ये बड़ा हो जाएगा एंगल E। तो हम इसमें बता देंगे एंगल E विल बी ग्रेटर देन एंगल I। तो इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि ये वाला एंगल जो है, ये वाला जो R एंगल है और ये एंगल I, ये अल्टरनेट एंगल है, ये इक्वल होंगे। इस तरह से जो एंगल E जो है ये इस एंगल I के भी इक्वल होगा, एंगल I इज इक्वल टू एंगल E। अब देखो इसका क्या फायदा हमें हो रहा है, एंगल E जब एंगल I के इक्वल हो गया तो ये लाइन जो है पैरेलल हो गई, ठीक है स्टूडेंट्स, ये लाइन पैरेलल हो गई। अब आपने देखना है कि ये वाली डिस्टेंस जो इक्वल होगी, लेकिन यहाँ पे एक नया क्वेश्चन, एक नया कॉन्सेप्ट जो पैदा होता है। देखो इस लाइट रे ने, इंसिडेंट रे ने, ये सीधा इसका रास्ता ये था। अब क्या हुआ कि जैसे ये ग्लास स्लैब से पास होती है तो ये थोड़ी सी शिफ्ट होगी, पैरेलल होगी लेकिन थोड़ी सी शिफ्टिंग होगी साइड में। तो ये जो शिफ्टिंग होगी इसको बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं इसको, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो आपसे ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, व्हाट इज लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो एक्चुअली हुआ क्या है, व्हेन अ लाइट रे पासिस थ्रू अ ग्लास स्लैब इट इज शिफ्टेड साइडवर्ड, इसको शिफ्ट कर दिया साइड में, इट इज शिफ्टेड साइडवर्ड एंड एमरजेंट रे बिकम्स पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एमरजेंट रे जो है वो ये जो इंसिडेंट रे आ रही थी उसके पैरेलल बन गई, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये वाली जो इंसिडेंट रे हमारी आ रही है इसको साइडवर्ड जो शिफ्ट किया गया है, इसी को लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अब आगे बात करते हैं, जिस तरह से आपने जो है पढ़ा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वैसे हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बिल्कुल ईजी है, जैसा हमने पढ़ा था वैसी बात ही है। तो बेटा जितना भी ये रिफ्रैक्शन हो रहा है ये भी अंडर लॉज होगा। तो पहले वाला लॉ जो है वो कौन सा होता है, जो हमने पहले पढ़ा था। देखो यहाँ पे आपको कौन सी लाइंस दिखाई दे रही है, एक ये इंसिडेंट रे, एक ये रिफ्रैक्टेड रे और एक नॉर्मल, ऑल लाई इन सेम प्लेन। तो पहली वाली बात वही है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। ये पुरानी बात वही, बस रिफ्लेक्शन की जगह पे रिफ्रैक्टेड बात आ जाएगी। स्टूडेंट्स सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को हम बड़े इजी वे में समझते हैं। क्या होता है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल I टू द साइन ऑफ एंगल R इज ऑलवेज
कांस्टेंट, लेकिन साथ में एक बात और याद रखनी है, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। तो इसको, ये वाला जो है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है ना। ये गिवन पेयर ऑफ मीडिया क्या है? देखो स्टूडेंट्स, यहां हम बात कर रहे हैं, देखो एयर और ग्लास की, तो ये दो मीडियम है, तो इन टू मीडियम्स के लिए अगर हम बात करेंगे तो एंगल आई, देखो ये वाला है ना जो, तो साइन ऑफ एंगल आई एंड साइन ऑफ एंगल आर, इनका जो रेशियो आएगा वो एक कांस्टेंट होगा, लेकिन गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए, इन दोनों के लिए। अगर हम यहां पे चेंज कर देंगे, एयर की जगह पे वाटर ले आएंगे, तो वो अलग कांस्टेंट आएगा, लेकिन उसके लिए फिक्स होगा। ऐसे ही हम वाटर और ग्लास की बात करेंगे तो उसके लिए कांस्टेंट अलग आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो